हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर सारे क्वेश्चन हैं वो लाए जा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 पार्ट 3। इससे पहले ज्वाइनिंग टाइम पर 2 क्वेश्चन सीरीज है हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन 41। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता होगी, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम पर क्या एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम पे ओनली, ज्वाइनिंग टाइम पे एंड डीए, ज्वाइनिंग टाइम पे एंड कंपनसेटरी अलाउंसेज, ज्वाइनिंग टाइम पे डीए एंड कंपनसेटरी अलाउंसेज। तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की क्या पात्रताएं हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम पे, जो भी ज्वाइनिंग टाइम का पे होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, साथ में डीए भी उसको मिलेगा। और कंपनसेटरी अलाउंसेज है, जो कंपनसेटरी अलाउंसेज है उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है, उनके अनुसार वो सभी मिलेंगे। तो ये कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम के समय क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, उसको पे मिल जाएगा। पहली बात है कि जो भी पे एलिजिबिलिटी के अनुसार मिलेगा वो मिलेगा, साथ में डीए भी उसको मिल जाएगा और इसके साथ में कंपनसेटरी अलाउंसेज है उसको मिल जाएंगे। ये सभी किस में मिलते हैं, ज्वाइनिंग टाइम में मिलते हैं। इनके लिए उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम पे, डीए एंड कंपनसेटरी अलाउंसेज। अगला सवाल देख लेते हैं 42। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम पीरियड। ज्वाइनिंग समय अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस भत्ते की अनुमति नहीं है। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, कौन सी चीजें हैं उसको मिल जाएंगी। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी चीजें उसको नहीं मिलेंगी ज्वाइनिंग टाइम पीरियड में, क्या उसको अलाउड नहीं होगा। ये देख लेते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एप्रोप्रिएट टू द पे। तो ज्वाइनिंग समय के दौरान निम्नलिखित में से किस भत्ते की अनुमति कर्मचारी को नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस एंड परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज मिलती है ये तो हमने चर्चा कर लिया, परंतु क्या अलाउड नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और नहीं वाले आंसर पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कर्मचारी को बाकी चीजें मिलेंगी, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, परंतु कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस है उसको नहीं मिलेंगे। इनके लिए उसकी पात्रता है वो नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 43। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ज्वाइनिंग टाइम सैलरी टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग ऑन ट्रांसफर। स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण समय का वेतन देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि ट्रांसफर हो गया है और उसने ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर लिया है, तो वो जो ज्वाइनिंग टाइम उसको मिला है उस ज्वाइनिंग टाइम की सैलरी कौन देगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, नो ज्वाइनिंग टाइम सैलरी। स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण समय का वेतन देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नए स्थान पर ज्वाइन करने के बाद में जो भी अथॉरिटी होगी उसके ज्वाइनिंग टाइम को पेमेंट करेगी। ज्वाइनिंग टाइम सैलरी है उसको देगा, कौन देगा, जहां पर उसने ज्वाइन किया है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको पेमेंट करेगा। किसका, ज्वाइनिंग टाइम सैलरी का करेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 44। हाउ विल द सैलरी बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान वेतन कैसे निर्धारित किया जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे पे प्लस परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, पे प्लस कन्वेंस अलाउंस, पे ड्रॉन बिफोर रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज इन द ओल्ड पोस्ट, ओनली डेयरनेस अलाउंस। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान वेतन कैसे निर्धारित किया जाएगा। अब वेतन का कौन कौन सा पार्ट है वो दिया जाएगा, मद कौन कौन से होंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा।
पेड ड्रॉन बिफोर रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज इन द ओल्ड पोस्ट। मतलब कि यहाँ पर वेतन है वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। जो ज्वाइनिंग टाइम है उससे पहले जो भी वेतन वो प्राप्त कर रहा था, उसने चार्ज हैंड ओवर नहीं किया था, मतलब कि कार्य मुक्ति से पहले जो भी उसको वेतन मिल रहा था जेटी के टाइम का, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम का समय है, उसका वेतन है वो पुराने वेतन के अनुसार किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 45। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज आर एडमिजिबल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान निम्नलिखित में से कौन से भत्ते स्वीकार्य हैं। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे। कौन कौन से भत्ते एडमिजिबल हैं, कौन से नहीं है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एंड परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान निम्नलिखित में से कौन से भत्ते स्वीकार्य हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। यानी कि डीए और एचआरए उसको मिलेगा, ये भत्ते हैं उसको मिल जाएंगे। डीए मिलेगा, साथ में ही हाउस रेंट मिलेगा, यानी कि एचआरए भी उसको मिल जाएगा। ये दोनों भत्ते हैं वो मिल जाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि वेतन में क्या क्या मद शामिल होंगे। यहाँ पर अलाउंस के बारे में पूछा गया है, तो उसको डियरनेस अलाउंस मिल जाएगा, एचआरए भी मिल जाएगा। बाकी चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। कौन से भत्ते नहीं मिलेंगे वो भी हमने चर्चा किया। यहाँ पर भत्ते हैं वो स्वीकार्य कौन कौन से भत्ते हैं वो हमने चर्चा कर लिए। सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है जिसको नाम दिया गया है सर्विस रूल्स बुक। सर्विस रूल्स पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब लाए जाएंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में आप बाकी सीरीज की तरह इसको भी सपोर्ट करिए। और साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि कोई पार्ट अगर आपके सिलेबस का छूटा हुआ है तो वो भी हम करेंगे। अगला सवाल देख लेते 46। हु हैज द अथॉरिटी टू सैंक्शन द एडमिजिबल ज्वाइनिंग टाइम। स्वीकार्य ज्वाइनिंग समय को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग ऑन ट्रांसफर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। स्वीकार्य ज्वाइनिंग टाइम समय को मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग ऑन ट्रांसफर। यानी कि ट्रांसफर पर जो कर्मचारी गया है उसके ऊपर जो कंट्रोल रखता है, जो भी प्रशासनिक कंट्रोल रखता है, वही क्या करेगा, ज्वाइनिंग टाइम को मंजूर करेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसका होगा कर्मचारी के ऊपर ज्वाइनिंग टाइम पर, तो वो क्या करेगा, उसके ज्वाइनिंग टाइम को देने का अधिकारी होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 47। एज पर रूल 6(2) ऑफ सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम 1979, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम 1979 के नियम 6(2) के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी आपको खड़े मिलेंगे। यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के समय कौन सी छुट्टी है, कौन सी चीज है, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ज्वाइनिंग टाइम है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले वाली सीरीज में हम चर्चा कर चुके हैं कि ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, ये डिस्टेंस के अनुसार मिलता है और एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग होती है, वो हम सब चर्चा कर चुके हैं। परंतु ज्वाइनिंग टाइम के साथ में किस प्रकार की छुट्टी को जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है, देख लेते ऑप्शन। कैजुअल लीव, वेकेशन और लीव ऑफ एनी काइंड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नोर बी। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम 1979 के नियम 6(2) के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार की छुट्टी के साथ में जीटी को जोड़ा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वेकेशन और लीव ऑफ एनी काइंड। यानी कि वेकेशन के साथ में और साथ में किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ में जोड़ा जा सकता है। और साथियों, आप कमेंट करके बता दीजिए क्या ज्वाइनिंग टाइम को कैजुअल लीव के साथ में जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है। ये आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ज्वाइनिंग टाइम के साथ में आप वेकेशन को ऐड कर सकते हैं, साथ में लीव ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की छुट्टी को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्या हो गई है, ज्वाइनिंग टाइम जो भी एलिजिबल होगा वो मिलेगा। साथ में ही आप वेकेशन को जोड़ सकते हैं, वेकेशन के साथ में आप लीव ऑफ एनी काइंड, मतलब कि किसी भी प्रकार की छुट्टी को आप जोड़ सकते हैं।
इसमें से कौन सी लीव को आप नहीं जोड़ सकते, ये आपको कमेंट करना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 48। ज्वाइनिंग टाइम इज रिगार्डेड एज ड्यूटी एंड पे इक्वल टू द पे ड्रॉन बिफोर relinquishment of charge in the old post is admissible during joining time. Which of the following allowances are also admissible during joining time? ज्वाइनिंग टाइम को कर्तव्य के रूप में माना जाता है, यानी कि ड्यूटी के रूप में माना जाता है, और पुराने पद पर प्रभार छोड़ने से पहले प्राप्त वेतन के बराबर वेतन ज्वाइनिंग टाइम के दौरान स्वीकार्य है। ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ज्वाइनिंग टाइम को क्या माना गया है, ड्यूटी माना गया है, और जो पुराने पद पर वेतन मिल रहा था उसके अनुसार ज्वाइनिंग टाइम का वेतन है वो निर्धारित किया जाता है, वो दिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता ज्वाइनिंग टाइम के दौरान भी स्वीकार्य होगा, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के समय ये भत्ता है वो साथ में मिलेगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड बोनस अलाउंस। ज्वाइनिंग टाइम को कर्तव्य के रूप में माना जाता है और पुराने पद पर प्रभार छोड़ने से पहले प्राप्त वेतन के बराबर वेतन ज्वाइनिंग टाइम के दौरान स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता ज्वाइनिंग टाइम के दौरान भी स्वीकार्य होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो लाए जा रहे हैं कि कोई लैंग्वेज आपकी छूटे नहीं, कोई प्रकार का क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस है वो ज्वाइनिंग टाइम पर मिलेंगे। इसके साथ में पद का वेतन है वो पुराने स्टेशन छोड़ने से पहले के बराबर का वेतन है वो ज्वाइनिंग टाइम के अनुसार मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। अगले सवाल देख लेते 49। When an employee is directed to proceed to a different place than indicated in the original transfer orders, what are they entitled to? जब किसी कर्मचारी को मूल स्थानांतरण आदेशों में दर्शाए गए स्थान से भिन्न स्थान पर जाने का निर्देश दिया जाता है तो वो किस चीज के हकदार होते हैं? यानी कि किसी कर्मचारी का आदेश मिला हुआ था, कोई स्थान दर्शाया गया था, उस स्थान पर जाने के बजाय उसको नए प्लेस के लिए डिफरेंट ऑर्डर उसको मिल जाते हैं, तो क्या उसको मिलेगा? एडिशनल लीव, एक्स्ट्रा पे, फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम, प्रमोशन। जब किसी कर्मचारी को मूल स्थानांतरण आदेशों में दर्शाए गए स्थान से भिन्न स्थान पर जाने का निर्देश दिया जाता है, उसने जो आदेश मिले थे उसके अनुसार ज्वाइनिंग टाइम है वो शुरू कर दिया था, परंतु उसको क्या मिला है कि बीच में कोई आदेश है वो मॉडिफाई हो गए हैं, तो अब क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम। जितना उसने अवेल कर लिया है वो यूज होगा और जिस दिन नया आदेश मिलेगा वो नए आदेश के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम है उसको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि उसने आदेशों के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम अवेल करना शुरू कर दिया था, परंतु मॉडिफाई हो गया है, जहां वो जा रहा था उससे अलग स्थान है वो आ गया है, तो अब उसको क्या मिलेगा? फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 50। हाउ इज द फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेटेड? नए ज्वाइनिंग समय की गणना कैसे की जाती है? ये उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि ट्रांसफर ऑर्डर मिला था परंतु मॉडिफाई हो गया है, तो अब फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, from the revised orders to the new place of posting, from the date of transfer to the new place of posting, from the date of joining to the new place of posting। तो नए ज्वाइनिंग टाइम यानी कि फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम है उसकी गणना है वो कैसे की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रॉम द रिवाइज्ड ऑर्डर्स टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यानी कि यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि ए स्थान से बी के लिए उसने जर्नी शुरू कर दी थी, ज्वाइनिंग टाइम है उसने अवेल कर लिया, परंतु जर्नी स्टार्ट करने के बाद में कोई मॉडिफिकेशन आया, उसको बी पर जाने के बजाय कौन से आदेश मिले कि आप सी पर जाइए, तो जितना ज्वाइनिंग टाइम उसने अवेल कर लिया रिवाइज्ड ऑर्डर के साथ में उसको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम है वो मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगला सवाल देख लेते 51। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी एंड पे? ड्यूटी और वेतन के संदर्भ में ज्वाइनिंग टाइम की स्थिति क्या है? इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ड्यूटी, इट इज कंसीडर्ड एज ड्यूटी बट नो पे इज गिवन, it is considered as duty and pay is given equal to the pay drawn before relinquishment of charge in the old post, it is considered as duty and pay is given equal to the pay drawn after relinquishment of charge in the old post।
ड्यूटी और वेतन के संदर्भ में ज्वाइनिंग टाइम की क्या स्थिति हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड एज ड्यूटी एंड पे इज गिवन इक्वल टू द पे ड्रॉन बिफोर रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज इन द ओल्ड पोस्ट। यानी कि ज्वाइनिंग टाइम को क्या माना जा रहा है? ड्यूटी माना जा रहा है। और पे का निर्धारण है नए पद को ग्रहण करने से पहले जो पद पर वो था उस पद का वेतन है ज्वाइनिंग टाइम के समय मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 52। Who will bear the pay for the period of holidays availed between the date of relief at the old station and joining time at the new station? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे गए थे। पुराने स्टेशन पर कार्य मुक्ति की तारीख और नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच ली गई छुट्टियों की अवधि का वेतन कौन वहन करेगा? द एम्प्लॉई हिमसेल्फ, द डिपार्टमेंट ऑफिस वेयर द ऑफिशियल ज्वाइंस आफ्टर ट्रांसफर, the department office where the official was previously stationed, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो पे एट ऑल। पुराने स्टेशन पर कार्य मुक्ति की तारीख और नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच ली गई छुट्टियों की अवधि का वेतन है कौन वहन करेगा, कौन देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द डिपार्टमेंट ऑफिस वेयर द ऑफिशियल ज्वाइंस आफ्टर ट्रांसफर, जहां पर भी वो ऑफिशियल ज्वाइन करेगा वो ऑफिस या डिपार्टमेंट है उस छुट्टी के वेतन को देने का हकदार होगा। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 53। अकॉर्डिंग टू सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल 7, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द ज्वाइनिंग टाइम पे फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग ऑन ट्रांसफर? सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 7 के अनुसार स्थानांतरण पर शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग समय का वेतन का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 7 के अनुसार स्थानांतरण पर शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग समय का वेतन का भुगतान कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो नए स्थान पर जिसने ज्वाइन किया है उस स्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो क्या करेगा? वेतन का वहन करेगा, वेतन देगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 54। अकॉर्डिंग टू FR 26E, हाउ डज ज्वाइनिंग टाइम काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड द पोस्ट फॉर विच पे इज पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड? FR 26E के अनुसार मूल पद में वेतन वृद्धि के लिए ज्वाइनिंग समय की गणना कैसे की जाती है जिसमें पद के लिए उस अवधि के दौरान वेतन का भुगतान किया जाता है? इट डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट ओनली, इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन द पोस्ट फॉर विच पे इज पेड ओनली, इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन बोथ द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड द पोस्ट फॉर विच पे इज पेड। FR 26E के अनुसार मूल पद में वेतन वृद्धि के लिए ज्वाइनिंग समय की गणना कैसे की जाती है जिसमें पद के लिए उस अवधि के दौरान वेतन का भुगतान किया जाता है? तो यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम है उसको इंक्रीमेंट के लिए कैसे कंसीडर किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन बोथ सब्सटेंटिव पोस्ट एंड द पोस्ट फॉर विच पे इज पेड। यानी कि सब्सटेंटिव पोस्ट के लिए साथ में जिस पद के लिए वेतन दिया जा रहा है उसके अनुसार ज्वाइनिंग टाइम को शामिल किया जाएगा, गिना जाएगा। किसके लिए? ज्वाइनिंग टाइम पीरियड है उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाएगा। दोनों के लिए, या तो सब्सटेंटिव पोस्ट है या जिस पद के लिए पे किया जा रहा है उन दोनों को शामिल किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 55। अकॉर्डिंग टू FR 26E सेकेंड, हाउ डज ज्वाइनिंग टाइम इन कंटिन्यूएशन ऑफ लीव काउंट फॉर इंक्रीमेंट? FR 26E सेकेंड के अनुसार छुट्टी की निरंतरता में ज्वाइनिंग का समय वेतन वृद्धि के लिए कैसे गिना जाता है? यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है उसको वेतन वृद्धि के लिए कैसे काउंट करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इट डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट्स, इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट ओनली, इट काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन द पोस्ट or post on which the last day of leave before commencement of joining time counts. It counts for increments in both the substantive post and the post on which the last day of leave before commencement of joining time counts. यानी कि बताया गया है कि छुट्टी के बाद में ज्वाइनिंग टाइम को लिया जाता है तो वेतन वृद्धि के लिए उसको काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। It counts for increment in both the substantive post and post on which the last day of leave before commencement of joining time counts.
तो यहाँ पर बताया है कि दोनों के लिए सब्सटेंटिव पोस्ट है या कोई भी पोस्ट है जहाँ पर उसने लीव ली है और लीव लेने के बाद में ज्वाइनिंग टाइम है वो शामिल कर लिया गया है, तो उसको क्या किया जाएगा, वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और अपने यार दोस्तों को बताइए। नया सवाल देख लेते 56। As per FR 26, if an employee takes transfer on his own request and the travel period is not regularized as regular leave, what will that period be considered? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। FR 26 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने अनुरोध पर स्थानांतरण लेता है और यात्रा अवधि को नियमित अवकाश के रूप में नियमित नहीं किया जाता है तो उस अवधि को क्या माना जाएगा। मतलब कि उसने अपनी चॉइस से ट्रांसफर लिया था और अपनी चॉइस से जब ट्रांसफर लेते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग टाइम है कुछ कंडीशंस में नहीं मिलेगा। उस अवधि को उसने नियमित छुट्टी के रूप में रेगुलराइज्ड नहीं करवाया है तो उस पीरियड को क्या माना जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज ट्रीटेड एज लीव एंड काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट, लीव एंड पेंशन। It is treated as dies none and does not count for increment, leave or pension. It is treated as leave but does not count for increment or pension. It is treated as leave but does not count for increment or leave. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इट इज ट्रीटेड एज डाइज नन एंड डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, लीव और पेंशन। तो किसी भी कंडीशन में यहाँ इंक्रीमेंट के लिए भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, लीव सैलरी के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा, पेंशन के लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अनुरोध पर उसने ट्रांसफर लिया था कोई उसमें नियमित अवकाश उसने नहीं लिया था, रेगुलर लीव उसने नहीं ली थी। तो जब रेगुलर लीव उसने नहीं लिए उस पीरियड की तो वो पीरियड कैसे काउंट हो गया, डाइज नॉन काउंट हो गया। और डाइज नॉन पीरियड को इंक्रीमेंट के लिए, लीव सैलरी के लिए और पेंशन के लिए काउंट नहीं किया जाता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 57। When does an employee receive the increased pay for an increment that falls due during the period of joining time? किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम यानी कि जेटी की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि के लिए बढ़ा हुआ वेतन कब मिलता है। Only on joining duty after JT, during the period of JT, before joining duty after JT, none of the above. किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम की अवधि के दौरान जो वेतन वृद्धि मिली थी तो बढ़ा हुआ वेतन, इंक्रीज्ड वेतन है, कब मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ओनली ऑन ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर जेटी। तो यहाँ बताया गया है कि उसको अगर ट्रांजिट पीरियड है या ज्वाइनिंग टाइम में कोई इंक्रीमेंट पड़ गया है, इंक्रीमेंट की ड्यू डेट आ गई है तो ज्वाइनिंग टाइम के समय उसको क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा, परंतु सैलरी जो इंक्रीज्ड हुई थी, जो बढ़ा हुआ वेतनमान था, वो कब मिलेगा, जब वो ज्वाइनिंग टाइम कंप्लीट करने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। पद ग्रहण करने के बाद में ही उसको इंक्रीमेंट से बढ़ी हुई वेतनमान है वो मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ओनली ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर जीटी। What happens if an employee's transfer order is cancelled after handing over charge of the old post but before taking over charge of the new post? यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश पुराने पद का कार्यभार सौंपने के बाद लेकिन नए पद का कार्यभार संभालने से पहले रद्द कर दिया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। द एम्प्लॉई रिसीव्स ज्वाइनिंग टाइम फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट्स ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर। द एम्प्लॉई डज नॉट रिसीव ज्वाइनिंग टाइम। The employee receives regular leave for the period between the dates of handing over and taking over. The employee receives additional pay for the period between the dates of handing over and taking over. यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश पुराने पद का कार्यभार सौंपने के बाद लेकिन नए पद का कार्यभार संभालने से पहले रद्द कर दिया जाता है तो क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। The employee receives a joining time before the period between the dates of handing over and taking over. तो handing over taking over के टाइम पर उसको joining time मिलेगा क्योंकि ऑर्डर मिल चुके थे और वो नए पद पर जाने से पहले उसको ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो जो पीरियड उसने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में लगाया था उस पीरियड का उसको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 59। Is joining time admissible for an employee who transfers at their own request? क्या ऐसे कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम का समय स्वीकार्य है जो अपने अनुरोध पर स्थानांतरण प्राप्त करता है, अपनी चॉइस से अगर ट्रांसफर लेता है तो ज्वाइनिंग टाइम एडमिजिबल होता है या नहीं होता है।
ऑप्शन देख लेते हैं। यस ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिजिबल, नो ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिजिबल, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी अवेल्ड थ्रू रेगुलर लीव, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी अवेल्ड थ्रू हॉलीडेज। क्या ऐसे कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग का समय स्वीकार्य है जो अपने अनुरोध पर स्थानांतरण प्राप्त करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नो ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिजिबल। ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, अपनी चॉइस से अगर ट्रांसफर लिया है तो ज्वाइनिंग टाइम उसको नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे कि अपनी चॉइस से ट्रांसफर लेने के बाद में भी ज्वाइनिंग टाइम है वो मिलता है, परंतु यहाँ बताया गया है कि ज्वाइनिंग टाइम अपने खुद के चॉइस से अगर ट्रांसफर लिया है तो नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिजिबल। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन 60। What happens if there are holidays between the date of relief at the old station and joining at the new station as per CCS joining time 1979? यदि CCS joining time 1979 के अनुसार पुराने स्टेशन पर कार्य मुक्ति की तिथि और नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच छुट्टियां हो तो क्या होगा? इस प्रकार की कंडीशंस हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। यहाँ बताया गया है कि हॉलीडे अगर चल रहे हों तो उस पीरियड को, हॉलीडेज को कैसे कंसीडर किया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के अनुसार। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे द एम्प्लॉय मस्ट टेक लीव फॉर द हॉलीडे पीरियड, द एम्प्लॉय कैन अवेल द हॉलीडेज एज हॉलीडेज विदाउट टेकिंग एनी लीव, द एम्प्लॉय मस्ट वर्क ड्यूरिंग द हॉलीडेज विदाउट टेकिंग एनी लीव, द एम्प्लॉय मस्ट टेक लीव फॉर द हॉलीडे पीरियड एंड द पे विल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट ऑफिस। यदि सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम 1979 के अनुसार पुराने स्टेशन पर कार्य मुक्ति की तिथि और नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के बीच छुट्टियां हॉलीडे हो तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द एम्प्लॉय कैन अवेल द हॉलीडेज एज हॉलीडेज विदाउट टेकिंग एनी लीव। तो जो हॉलीडे बीच में अगर पड़ गया है तो वहां पर क्या होगा, कोई लीव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छुट्टियां ऑलरेडी हैं। तो आपको ज्वाइनिंग टाइम के बीच में यहाँ पर आपको ज्वाइन करने से पहले पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पर ज्वाइन करने के लिए आपको कोई लीव लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वहाँ क्या चल रहे हैं, ऑलरेडी हॉलीडेज हैं। तो हॉलीडेज पीरियड में आपको लीव लेने की जरूरत नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द एम्प्लॉय कैन अवेल द हॉलीडेज एज हॉलीडेज विदाउट टेकिंग एनी लीव। इस तरीके से साथियों सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। साथियों ये सीरीज है बहुत ही लंबी चलने वाली है क्योंकि सारे सर्विस रूल्स हैं इसमें लाए जाएंगे। साथियों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।